हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है शुभांशु जायसवाल और स्वागत है आपका फिर से ज्योग्राफी के लेक्चर में। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था आपके सिलेबस का टॉपिक वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर एनसीईआरटी का, एक नया टॉपिक आपके सिलेबस का, विच इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? देखिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन बेसिकली पहले हमने पिछले में भी बात करी थी। जब आप पॉपुलेशन को एक बाय लार्ज पढ़ते हैं तो वो तो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन चैप्टर में हो जाता है, बट जब आप पॉपुलेशन में ये देखते हो कि कितने लोग आपके एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, राइट, कितने इसमें से रूरल से हैं, कितने इसमें से अर्बन में से हैं, कितने इनमें से आपके जो है क्या कहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कौन सी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, इस तरह की जब आप डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हो तो ये आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन जैसे चाय, अगर मैं बात करूं कि चाय कंपोजेस ऑफ, ठीक है, मिल्क, वाटर, अदरक क्या कहेंगे इसको, जिंजर, राइट। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। ऑब्वियसली मीठी चाय, शुगर, बाकी तो ठीक है, लौंग, इलायची, लोग क्या क्या डालते, तुलसी डाल देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से ये कॉम्पोजिशन है ना, आप एक एक इंग्रेडिएंट को एड्रेस कर रहे हो, वैसे ही जब आप पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही छोटा चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है। बाय एंड लार्ज मैंने सब कुछ यहाँ कवर कर दिया, तो आपको टेक्निकली जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप लेक्चर के बाद एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है सेक्स कंपोजिशन। अब सेक्स कंपोजिशन आपने कई बार बच्चों पढ़ा होगा, कई बार आपको आइडिया होगा इसका। अब सेक्स कंपोजिशन का मतलब क्या है? पहली बात, सेक्स क्या होता है हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। मेल, फीमेल। सेक्स किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, एक अलग से है, इस टॉपिक के अलावा की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है जेंडर, एक होता है सेक्स, ठीक है। जो सेक्स है वो आपका होता है मेल, फीमेल। अब ये किस आधार पे है? ये आपका है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे, ठीक है, वहां से डिटरमाइन होता है। जैसे कोई एक नया बच्चा हुआ, ठीक है, तो आप, ये थोड़ा सुनने में वैसा लग सकता है, बट आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो मेल है, फीमेल है? आप उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही देखोगे। अगर मैं आपके सामने एक कुत्ता ले आऊं, एक डॉग ले आऊं या कैट ले आऊं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो मेल है या फीमेल है? डेफिनेटली बाय लुकिंग एट इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जब हम इस बेसिस पे, जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेक्स। जेंडर एक अलग कंसेप्ट है। जेंडर मतलब एक जो प्री कंसीव्ड नोशंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आपका टीचर खड़ा हूं, मैंने बाल मेरे ऐसे हैं, मेरी वॉइस इस तरह की है, मैंने इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, तो यू माइट एज्यूम, यू माइट इन्फर फ्रॉम दिस, यू माइट कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट आई एम अ बॉय, ठीक है। बट अंदर की बात किसको पता है, राइट? ऐसा हो सकता है ना। तो जेंडर जो है आपकी, ये सोसाइटल कंसेप्ट है, ठीक है, और सेक्स जो है आपका वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो सेक्स कंपोजिशन में हम क्या देखते हैं कि एक पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। आ गया? बस इतना, ये देख लो, इतना पढ़ना है। अगर मैं स्टार्ट करूं, जैसे आपकी फैमिली कहते हैं ना कि घर में 3 वर्किंग पीपल है, 3 मर्द है घर में या 3 फीमेल है। तो लेट्स से अगर 5 लोगों की फैमिली है, देयर आर 2 मेल, पापा एंड आपका भाई, बाकी फीमेल है, जैसे कि मम्मी और 2 बहनें। तो क्या हो गया? ये एक तरह से आपने अपनी फैमिली के अंदर सेक्स कंपोजिशन बता दिया, ठीक है। तो अब इसकी को हम रिलेट करते हैं। सेक्स कंपोजिशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ मेन एंड विमेन इन अ कंट्री, ठीक है। हम कंट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन एंड विमेन। अब सेक्स कंपोजिशन, इट इज टेकन आउट एज अ सेक्स रेशियो। तो सेक्स कंपोजिशन जो आप, अब हर बार तो ऐसे इतने मेल इतने फीमेल ऐसे बात नहीं कर सकते, तो एक हमें एक इंडिस चाहिए, हमें एक क्वांटिटी चाहिए जिससे हम मेजर कर पाए, राइट।
हमेशा ऐसा नहीं कर सकते ना। अब जैसे चावल है, चावल बनाने के लिए हमेशा हम ऐसे हाथ से अंदाजा नहीं ले सकते, तो जनरली हम क्या करते हैं, एक कप ले लिया, एक गिलास ले लिया, एक कटोरी ले लिया, उससे हम अंदाजा ले लेते हैं, उससे हम पानी का अंदाजा ले लेते हैं कि कितना हर बार डालना है। तो इसी तरह हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई सेक्स रेशियो, हम इससे मेजर करेंगे सेक्स कंपोजिशन को, ठीक है। सेक्स रेशियो विच इज द रेशियो, अब ये सेक्स रेशियो है क्या, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन, ठीक है, ये मेजर कर रहा है रेशियो, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये रेशियो, आपकी मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। तो वर्ल्ड के लिए आपका ये सेक्स रेशियो लगता है जनरली ये लगता है कि मेल को पॉपुलेशन को वहां से फीमेल की पॉपुलेशन से डिवाइड किया और इनटू 1000 किया। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया था ना, अगर 5 लोगों की फैमिली है, 2 आर मेल, 3 आर फीमेल, ठीक है, मेल की नंबर फीमेल का नंबर इनटू 1000, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो आपकी फैमिली का सेक्स रेशियो निकलेगा। ऐसे ही जब हम पूरी कंट्री के सारे मेल को फीमेल को उनको डिवाइड करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकलेगा, सेक्स रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब एक चीज यहां पे आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इंडिया के केस में, इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला फीमेल अपॉन मेल, ठीक है। अब इसका इन्फ्रेंस देखो क्या है, अब आपने यहां पे फीमेल को ऊपर रखा है, मेल को नीचे, ठीक है, तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी। अब इसका कहने का सेंस ये है कि अगर दुनिया में कहीं पे सेक्स रेशियो छोटा नंबर है, लेट से 83, एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी, इसमें है आपका 100, तो इसका मतलब क्या है कि 83 मेल है, ठीक है, और 100 में से 100 फीमेल है और 83 मेल है उसमें, तो कहने का मतलब एक अच्छा कॉम्पोजिशन है, फीमेल की पॉपुलेशन हाई है। वेयर एज अगर जितना ये हाई है उसका मतलब कि वहां पे मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, फीमेल की कम है। तो वर्ल्ड के केस में आपका जो सेक्स रेशियो है वो जितनी इसकी वैल्यू कम हो उतना अच्छा है, बट इंडिया के केस में जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा हो उतना अच्छा है, ये ध्यान रखना। अब जैसे हम पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया का जो ओवरऑल एवरेज है 900 समथिंग, उससे जो आपका बिहार जैसी स्टेट्स हैं जहां पे सेक्स रेशियो कम है बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस, तो वो है आपका कम हो जाता है 700 या 800 में कुछ, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं आगे आपको बताता रहूंगा, डोंट वरी। अब एक बात करते हैं, एनसीईआरटी में आपकी एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को इग्नोर नहीं करना है। ऑल्दो ये सब्जेक्टिव है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्टिव नहीं, थोड़ा कंटेक्चुअल है, तो लो चांसेस की आए, बट सीयूईटी का कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बना सकती है। इन्होंने बात करी है नेचुरल एडवांटेज एंड सोशल डिसएडवांटेज, ठीक है। क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं इनको क्या मिलता है, जो फीमेल होती हैं इनको क्या सफर करना पड़ता है, बायोलॉजिकल एडवांटेज। अब बायोलॉजिकल एडवांटेज क्या है बच्चों, बायोलॉजिकल एडवांटेज मतलब बायोलॉजिकल जो नेचर से मिला है एडवांटेज, किस तरह का एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल पेन बियरिंग कैपेसिटी, ये चीज आपको भी अच्छे से पता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है उसमें हर महीने एक फीमेल को एक पेन बियर करना पड़ता है जो मेल्स नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो हमारी बॉलीवुड मूवी में बहुत अच्छे से कह दिया गया है, मर्द को दर्द नहीं होता, ये स्पेलिंग सही है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये बार बार बॉलीवुड में कहा जाता है, बट एक्चुअली फैक्चुअली इट्स रॉन्ग। हमारी जो मेल्स की जो फिजिकल पेन बियरिंग कैपेसिटी है वो कम है फीमेल से। आपका एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आंसर एग्जांपल हो गया। दूसरा, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, उस टाइम पे जो लेवल ऑफ पेन फीमेल बियर करती हैं मेन वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरली गॉड हैज गिफ्टेड फीमेल्स विद दीज सुपर पावर्स। आपकी एक होगी फिजिकल पेन बियरिंग कैपेसिटी। सेकेंड हो गया जैसे फर्टिलिटी, एज इन जो मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है वो बहुत लेट स्टार्ट होती है, ठीक है,
और बहुत जल्दी खत्म भी होती है। बट फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 8 से 12, दिस इज वेयर दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन, दिस इज वेयर देयर रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट्स एंड इट लास्ट अप टू 50 ईयर्स। ठीक है, तो अगर 8 से 50 हम ले लें तो इनकी एक एज बहुत ज़्यादा है, वेयर एज कंपेयर टू मेल्स में जो रिप्रोडक्शन एज होती है वो 45 तक ही इनकेपेबल हो जाती है। बट फीमेल्स एट द एज ऑफ इवन 50 दे आर केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस इंप्रूव वो बढ़ जाते हैं, दैट्स अनदर पॉइंट, बट केपेबल नेचुरल जो एबिलिटी है वो फीमेल की ज़्यादा है। तो ये मतलब था बायोलॉजिकल एडवांटेज का। बट सोशल डिसएडवांटेज इनको फेस करना पड़ता है। सोशल डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें इस तरफ, तो सबसे पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि जस्ट बिकॉज वो फीमेल है इसलिए उनको एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेंस। पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जहां पे आज भी पुरुष को प्रधान माना जाता है। पेट्रियार्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुष प्रधानता। तो जहां पर मेल्स को ज्यादा डोमिनेट इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो इन रीजंस के चक्कर में ऑल्दो फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ फीमेल इन पॉपुलेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए बायोलॉजिकल एडवांटेज के चक्कर में, बट इट इज एक्चुअली लेस और इट गेट्स कैंसल्ड आउट बिकॉज ऑफ the social disadvantages. This is what they have informed you through this box. ठीक है, female have a biological advantage over males as they tend to be more resilient. Resilient का मतलब ज्यादा इनमें कैपेसिटी होती है इन फैक्टर्स को बियर करने की। Yet this advantage, ये जो एडवांटेज है बायोलॉजिकल, ये कैंसिल आउट हो जाता है बाय सोशल डिसएडवांटेज। ठीक है, यहां रेफर कर रहे हैं एंड डिस्क्रिमिनेशंस दैट दे फेस। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं जहां से सीयूटी माने के हाई चांसेस है, वेरी हाई चांसेस। सेक्स कंपोजिशन की बात करें तो सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड इज 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यानी अगर 1000 पॉपुलेशन है, 1000 मेल्स हैं एक कंट्री में, तो कम से कम 990 फीमेल्स हैं। बट ये वर्ल्ड का एवरेज है। इसका मतलब कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा। कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जहां पर ये 1000 मेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। जैसे लोएस्ट इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें है आपकी अगर 1000 मेल्स हैं तो फीमेल कितनी है? 468। ठीक है, आधे से भी कम। ठीक है, तो ये लोएस्ट है यहां पर। वेयर एज हाइएस्ट इन लाटविया। ठीक है, कितना है हाई इसमें? अगर 1000 मेल है तो फीमेल कितनी है? 1187 फीमेल। ठीक है, ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप चाहो तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो या अपने की नोट्स में ये चीजें डाल लो। ठीक है, मैंने आपको वैसे भी बताया है टाइम टू टाइम इस तरह का जो डेटा होता है क्लास में जब हम पढ़ाते हैं, लेक्चर के दौरान आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, बुकलेट्स आपको मिल देंगी, वो अलग बात है, बट स्टिल इस तरह के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा एक A4 में इनकी नोट मेकिंग कर सकते हो, इनको लिखते चलो। ठीक है, Now, sex ratio is unfavorable in 72 countries of the world as there is gender discrimination. तो जो हमने बात करी जैसे कि UAE क्यों कम है? Gender discrimination. In general, Asian countries like China, India have low sex ratio, while European countries have higher sex ratio. Obviously, ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब gender discrimination क्यों है? क्या रीजन है gender discrimination का? क्या मैं अच्छा, एक तो है जैसे कि पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी अभी मैंने आपको बताया था जहां पे मेल्स को आज भी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ विमेन, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर जो फीमेल, बिकॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी होगी तो क्या होगा? इनको उतने काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इनको उतना एजुकेशन पूरी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जॉब, इनके अपने मन चाहे करियर्स परसू करने की टाइम नहीं मिलेगा, का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो इवेंचुअली जब आप लाइफ में एजुकेट नहीं हो पाओगे, जब आप अपने मन पसंद का करियर नहीं ले पाओगे, क्या आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा? नहीं होगा। तो इनका लो इकोनॉमिक स्टेटस है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर आपका लो इकोनॉमिक स्टेटस है प्लस पेट्रियार्कल सोसाइटी में आप हो
तो फीमेल्स अब उसी सोसाइटी में, जिस आप एक इमेजिन करो ना, आप एक ऑलरेडी एक ऐसी फैमिली में आ गए हो जहां पे मेल को ही किंग माना जाता है, तो अब जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी इस फैमिली की, उसमें भी तो लोग बच्चे एक्सपेक्ट यही करेंगे ना कि मेल पैदा हो, घर में लड़का पैदा हो, और अगर लड़की नहीं होगी तो ऑब्वियसली इनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ये क्या करा देंगे, फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, देन इन्फेंटिसाइड। अगर फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड में क्या डिफरेंस है? फीटिसाइड मतलब कि डिलीवरी के पहले ही, डिटेक्ट होने से पहले ही, वो आपका जो सोनोग्राफी होता है वहां पे ही, जो जिसको भ्रूण हत्या भी बोलते हैं, वहां पे ही आपने किल करवा दिया। अदरवाइज इन्फेंटिसाइड, कई बार ऐसा होता है डिलीवरी होने के बाद लोग छोड़ देते हैं या मार देते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, तो दिस इज द सैड रियलिटी एंड समवेयर इट इज स्टिल इन द कंट्री। ठीक है, और ये ऑब्वियसली आपको मैंने जैसा कि कहा डेवलपिंग कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एंड बर्डन ऑफ विमेन मैरिज, और ऑब्वियसली एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे इस तरह की फैमिलीज हो जो मेल को ज्यादा चांस देती हैं एजुकेट होने का, जो मेल को ही सब कुछ मानती हैं, ऐसे में लड़कियों को कुछ नहीं, एक बोझ समझा जाएगा, एक इनको इनकी मैरिज को एक बर्डन समझा जाएगा, तो इसलिए ये लेस प्रेफर्ड है। ये सारे फैक्टर्स हैं आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक एज स्ट्रक्चर। अभी हमने पॉपुलेशन के अंदर सेक्स समझा, मेल फीमेल का कॉम्पोजिशन समझा, अब हम समझेंगे एज। कैसे समझना है? समझो आपकी फैमिली है, अभी आपने फैमिली में क्या देखा, मेल और फीमेल, सिर्फ वो देखा। अब आप अपनी ही फैमिली में, लेट्स अगेन टेक दैट हैप्पी फैमिली वेयर देयर आर 5 पीपल। ठीक है, अब इस फिगर से थोड़ा अगर आपको दिख रही है ना, हाँ दिख रही है, थोड़ा आप इन्फर कर सकते हो। तो जैसे कि ये दो देख के क्या लग रहा है, ये दो छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, फिर दो आपको क्या दिख रहे हैं, पेरेंट्स यानी यूथ। फिर एक यहां पे क्या दिख रहा है, बहुत डार्क पावरफुल, बेसिकली ओल्ड एज या एल्डरली। बाय एंड लार्ज हर फैमिली में यही देखने को मिलता है, यही एक एज ग्रुप होता है, बच्चे, ठीक है, वो बड़े और घर के सबसे बड़े जो बूढ़ बुजुर्ग जिनको हम कहते हैं। तो एज स्ट्रक्चर, हम कोई भी फैमिली हो इसको इन 3 एज ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सिमिलरली कंट्री में जितने लोग हैं, जितनी फैमिलीज हैं, हम उनको अगर एज के नजरिए से देखें तो हमें यही 3 ग्रुप मिलते हैं। एक तो हो गया आपके बच्चे, चिल्ड्रन, इनकी एज क्या, 0 से 14 एज। दूसरे एडल्ट्स, कितनी एज, 15 से 59। फिर ओल्ड एज 60 के से ज्यादा। आपको यहाँ पे ओल्ड एज जैसी फीलिंग ना रखें, आप किस में आते हैं, आप इसमें आते हैं, आप एडल्ट्स में आते हैं। ठीक है, आप यूथ में आते हैं, आपको पावरफुल रहना है, मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, मोटिवेटेड हाईली, बिकॉज दिस इज द एज वेयर यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो आपकी लाइफ के सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट्स होते हैं वो यही होते हैं। इसी एज में आपके करियर बनती है, इसी एज में आपको फैमिली आगे चलानी होती है, लॉट मेनी थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका मतलब होता है एज स्ट्रक्चर का। ठीक है, द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, इट इज डिवाइडेड इन द 3 ग्रुप्स। ठीक है, वैसे हाँ एक और चीज, CUET में आपका इस यहां से क्या आ सकता है, वो इस एज ग्रुप को पूछ सकते हैं कि विच एज ग्रुप लाइज इन द चिल्ड्रन। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से 14 ईयर्स एज। ठीक है, 0 मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, 0 मतलब जब तक 1 साल का नहीं होगा 0 का ही रहेगा ना। देन अडल्ट एज में यानी यूथ में क्या होनी चाहिए, 15 से 59। ओल्ड एज में 60 से अबव पॉपुलेशन, 60 से ज्यादा साल वाले, 60 साल अभी कहते हैं ना, 60 साल से ऊपर, इनके लिए अलग बेनिफिट्स भी होते हैं आपके, जैसे इनको ज़्यादा बैंक में इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इनफैक्ट रेलवेज में आपका जो एक अलग कोटा होता है ओल्ड एज के लिए, उनकी टिकट भी थोड़ी सी सस्ती होती है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। नाउ अब हम एज सेक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं पिरामिड के द्वारा। अब एज सेक्स पिरामिड क्या है? द एज सेक्स पिरामिड रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, अभी आपने क्या करा था, हमने पहले पढ़ा एज स्ट्रक्चर, ठीक, फिर हमने पढ़ा सेक्स कंपोजिशन,
ठीक है, एज और सेक्स। ठीक, अगर हम इन दोनों की स्टडी एक साथ कर लें तो क्या हो जाएगा, एज सेक्स पिरामिड, इजंट इट। यानी जब आप अपनी फैमिली में ये देखो, उन्हीं लोगों की 5 लोगों की फैमिली में ये देखो कि कितने लोग मेल है कितने फीमेल हैं और क्या उनकी एज ग्रुप है, दोनों क्वेश्चंस को एक साथ एड्रेस करो तो वो यहां पे आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है यहां। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज शोन बाय द, ये कैरेक्टरिस्टिक हम आगे अभी देखेंगे। और ये 3 तरह के एज सेक्स पिरामिड बन सकते हैं। ठीक है, एक है आपका एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड, दूसरा है कांस्टेंट पॉपुलेशन का पिरामिड, तीसरा है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का पिरामिड। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड। अब आपकी एनसीईआरटीज के मैंने फिगर ली है बच्चों, मैंने पहले भी कहा है अभी भी कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में जो इस तरह के चार्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, इनको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, बाय हार्ट इनको पढ़ना है। बिकॉज जो आप इनसे समझ सकते हैं ना, वो शायद आपको पूरा एक पैराग्राफ समझने के बाद आएगा, तो इसलिए आप इनको कभी मिस आउट मत कीजिए, इनको अच्छे से समझिए। ऑल्दो मैंने अपने लेक्चर्स में, यहाँ नहीं पूरे जो आखिरी लेक्चर होगा वहाँ तक एनसीईआरटी के सारे आपके जो हैं इंपॉर्टेंट फिगर्स उनको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए इस पिरामिड में क्या है, पहली बात कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इन्होंने क्या डाला हुआ है, इस तरफ डाला है इन्होंने एज ग्रुप ईयर्स। ठीक है, और यहां पे इन्होंने डाला है परसेंट, किसकी परसेंट, पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर कंट्री में क्या हो रहा है, 0 से 4 एज के बच्चे जो हैं, यानी किड्स, ये मेल में भी कितने हैं, अगर हम यहां से देखें इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग है, 0 से इधर तक आना आपको 12%, 12%। ठीक है, और फीमेल में भी अच्छा खासा है, 11 कह रहा हूं। ठीक है, यानी हाई पॉपुलेशन ऑफ किड्स। ठीक है, यानी बर्थ रेट यहां का बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेकंड अगर हम एज ग्रुप की बात करें जो आपका 15 से स्टार्ट होता है 59 तक ये चलेगा, यूथ, अडल्ट। अब हम इसमें देखते हैं। ठीक, अब सेक्स की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं धीमे धीमे क्या हो रहा है कि आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है, फिर आप जब ये देखते हो एल्डरलीज 60 से ऊपर, ठीक, तो आपका जो सेक्स मेल फीमेल दोनों ही तरफ जो पॉपुलेशन है वो और कम हो रही है। एक बात तो तय है, देखो एक चीज समझो, जैसे फैमिली है, मैंने कहा ना कि एक वहां पे बड़े हैं, जनरली क्या होता है कोई भी फैमिलीज हो बाय एंड लार्ज क्या होता है, वहां पे नए बच्चे पैदा होते हैं और जो बूढ़ बुजुर्ग हैं वो धीमे धीमे टाइम के साथ डिजीजेस के साथ अदरवाइज एज के चक्कर में भी वो एक्सपायर होते हैं, वो पास अवे होते हैं। राइट, तो सेम चीज आपका कंट्री के लिए भी हो रहा है। इसको आप एक बार भूल जाओ कि ये कंट्री है, एक बार समझ लो, इमेजिन कर लो कि ये एक फैमिली है। यही होगा ना कि बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे 2-3 पैदा हो गए हैं, बट जो बूढ़ बुजुर्ग है वो बहुत कम बचे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो ओल्ड एज की पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, उससे कम थोड़ी सी ज्यादा है आपकी एडल्ट्स की, और जो किड्स हैं, चिल्ड्रन है, इनकी पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा। यही आपको इस ग्राफ में दे रखा है, इस तरफ मेल का दिखाया है, इस तरफ फीमेल का दिखाया है। ठीक है, तो ये आपको कहां देखने को मिलता है, इन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, मैक्सिको एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब क्या है, अ ट्रायंगुलर पिरामिड विद अ वाइड बेस। वाइड बेस कौन सा बेस, ये बेस, वाइड बेस। ठीक है, नीचे वाइड बेस कहने का इनका क्या इन्फरेंस है, वाइड बेस कहने का मतलब है हाई परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ, सबसे नीचे कौन सा एज ग्रुप है, बच्चे, तो किड्स, चिल्ड्रन। ठीक है, मोस्टली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। देखो एक चीज है यहां पे क्या देखने को मिल रही है कि पहली बात इनका बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, तभी इतने बच्चे हो रहे हैं ना, बर्थ रेट ज्यादा है, प्लस डेथ रेट इनका क्या जो एल्डरलीज है उनकी एज पॉपुलेशन कम है। इसका मतलब जो ओल्ड एज है, यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है क्या है, लेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं उनको शायद उस तरह से बेनिफिट नहीं मिले, उस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली कि वो ज्यादा साल तक जी पाए। राइट,
ये आपको किस तरह के देशों में मिल रहा है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है, नाइजीरिया, मैक्सिको एंड बांग्लादेश में। आ गया समझ में? आपको मैंने अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन डीप में कर दिया, बट एग्जाम के लिए कितना याद रखना है, इतना कि आपका जो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है उसमें आपका जो ये है नीचे का बेस वो बहुत एक्सपैंडेड है, बहुत बड़ा है, और ये नीचे का क्या बता रहा है कि हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पिरामिड की तरफ। अब है आपका कांस्टेंट पॉपुलेशन का पिरामिड। कांस्टेंट का क्या है कि जो थ्रू आउट सेम रहे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये कट गया है, इस तरफ मैंने क्या बताया है, एज, इस तरफ पॉपुलेशन परसेंटेज, ठीक है, ये पॉपुलेशन परसेंटेज दोनों तरफ से बढ़ रही है, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है कि 0 से 4, अगेन हम उसको वैसे ही बांट लेते हैं, ठीक है। ये इधर इतने चिल्ड्रन हैं, ठीक है, फिर ये इधर इतने हैं आपके अडल्ट्स, और इससे ऊपर कौन है, एल्डरलीज, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए पॉपुलेशन कैसी है आपकी, ठीक है, लेस और मोर कांस्टेंट है, बल्कि यहां पर अडल्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इनका जो है आपका बर्थ रेट क्या है वो भी कम है, और जो डेथ रेट है वो भी इनका है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बेल शेप्ड पिरामिड आ सकता है कि अब बेल शेप पिरामिड रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट पॉपुलेशन। बेल शेप पिरामिड है एंड टेपर्ड मतलब कट हो रहा है ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स द टॉप शोज ऑलमोस्ट इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट, इक्वल नहीं ऑलमोस्ट इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह की चीजें कहां देखने को मिलती है, लाइक कंट्री ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो ऑब्वियसली बेटर है कि और जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, यानी क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज्यादा नहीं है तो इन्होंने एक तरह से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। तो एक बाय एंड लार्ज काफी अच्छी कंडीशन शो करता है कंट्रीज की, ठीक है। सिमिलरली आपका जो है तीसरी तरह का तो ये है आपका थर्ड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि बर्थ रेट आपके बहुत नैरो है स्टार्टिंग में, ठीक है, बट फिर धीमे धीमे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, और फिर ये अ पिरामिड विद अ नैरो बेस, बेस क्या है, नैरो है, इसका मतलब लो बर्थ रेट, ठीक है, एंड अ टॉप वाइड सेंट्रल पार्ट शोज लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स। तो ये जो डेथ रेट है ये भी इनका लो है, ठीक है। दिस इज इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान, चाइना एंड कोरिया, ठीक है। तो यहां पे जो इनका यूथ है, ठीक है, ये भी इसकी भी पॉपुलेशन ज्यादा है, बर्थ रेट लेकिन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इन्होंने डेलिबरेटली बहुत, जितना इन्होंने अपने डेथ रेट को रिड्यूस करने के लिए काम नहीं किया, उतना इन्होंने बर्थ रेट को कंट्रोल किया है, ठीक है। तो ये 3 तरह के 8 सेक्स पिरामिड थे। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं एक एजिंग पॉपुलेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नहीं है एक्चुअली, एनसीईआरटी में आपके एक साइड में बॉक्स में दे रखा है, बट जैसे कि मैंने टाइम एंड अगेन कहा है कि सीयूईटी 2022 में एनसीईआरटी के साइड बॉक्सेस से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना है। अब एजिंग पॉपुलेशन क्या है, बहुत इजीली आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये जो एज है, ओल्ड एज, एल्डरलीज, ठीक है, यानी 59 अबव, अगर इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बाय एंड लार्ज, तो इस चीज को हम कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन। अब आप बताओ कि ऐसा किस कंडीशन में होगा। इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, एक तो है डिक्रीज इन द बर्थ रेट, ठीक है, अगर एक पूरी पॉपुलेशन में से जो बर्थ रेट है अगर डिक्रीज होगा तो अब जो बच्चे होंगे वो कम होंगे, तो कंपैरेटिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ओल्ड एज है उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होना। देखिए, अगर पहले लोग 50 में पास अवे हो रहे हैं, बट अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो रही है, लेट्स से बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ केयर सर्विसेज, तो क्या होगा, लोग ज्यादा साल जिएंगे, तो ओल्ड एज की पॉपुलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी।
ठीक है, तो ये आपके दो कॉजेस हो गए। ठीक है, ऑब्वियसली ये दो कंडीशंस आपको कहां देखने को मिलेंगी, बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है और हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो रही है। ये किस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो एजिंग पॉपुलेशन कहां होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में। ठीक है, ये आपका एक न्यू फिनोमेना है, न्यू है ये। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं, इट इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर। तो एक गिवन प्रोपोर्शन में, गिवन पॉपुलेशन में जब आपकी ओल्ड एज बढ़ने लगे तो उसको कहेंगे एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, इतना ही आसान है। डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। ठीक है, क्या है, रिडक्शन इन बर्थ रेट इसका कॉज है एंड प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, यानी एक गिवन पॉपुलेशन में कितने लोग रूरल एरिया में आते हैं और कितने अर्बन पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि रूरल और अर्बन क्या है। अगर मैं अपने नाना जी के घर जाकर खड़ा हो गया, ठीक है, मैंने धोती वोती पहन ली लेट से, ठीक है, तो क्या मैं रूरल में काउंट हो जाऊंगा? या फॉर दैट मैटर अगर मेरे नाना जी यहाँ शहर में आ जाए, उनको मैं जीन्स पहना दूं और एक मॉल के बाहर खड़ा कर दूं अर्बन एरिया में, तो क्या वो अर्बन पॉपुलेशन में काउंट होंगे? तो देखिए, रूरल और अर्बन को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक जो क्राइटेरिया होता है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब जहां आप रह रहे हो वो आपका रूरल में आ रहा है या अर्बन में आ रहा है, वो भी किसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि वहां की जो मेजॉरिटी है वो किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है। ठीक है, इंडिकेट्स द पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड सोशल कंडीशंस। तो जो आपके रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं दे आर प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, वेयर एज अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज में यानी नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। कॉमन सेंस की बात है ना, अगर आप अर्बन एरिया की बात कर रहे हो, कभी देखा है दिल्ली या मुंबई में लोग कह रहे हैं अरे यार हम खेत जा रहे हैं, अरे यार हम भैंस चलाने जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लैंड ही नहीं है उस तरह का। अगर फील्ड्स नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं है तो प्राइमरी एक्टिविटी होगी कैसे, राइट? और अगर आप रूरल एरिया की बात करो तो रूरल एरिया में क्या है, लैंड है। ठीक है, फर्टाइल लैंड है तो क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर है तो क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक कनाडा, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फीमेल आउटनंबर मेल्स इन अर्बन एरियाज, वाइल ये एक अलग केस है। ठीक है, तो ये था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी। अब लिटरेसी क्या होता है, द लेवल ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। ठीक है, अब वर्ड आ गया कि लिटरेट। अब लिटरेट कौन होता है, क्या मैं लिटरेट हूं, क्या आप लिटरेट हैं? वेल द आंसर इज यस। ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्लास 12th में होंगे आप, तो इसका मतलब आप लिटरेट है। क्यों? क्योंकि आप हो 7 ईयर्स से ज्यादा, नंबर 1, एंड यू आर एबल टू रीड एंड राइट। भाई इतना तो आपको आता ही होगा ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत प्लस माइनस आते होंगे मैथ्स के, तो यू आर लिटरेट। ठीक है, द लिटरेसी लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो जिस कंट्री में लिटरेसी रेट जितना अच्छा होगा वो वहां पे उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। ठीक है, स्टेटस ऑफ फीमेल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज। ठीक है, अब जैसे हम बात करें इंडिया की ही आप बात कर लीजिए, तो जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम था। ठीक है, बट आज हमने ओवर द टाइम एजुकेशनल फैसिलिटीज इंप्रूव करके, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके, सोशल स्ट्रक्चर इंप्रूव करके हमने जो है लिटरेसी रेट को इंक्रीज किया है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट कई चीजें बताता है, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है, वहां की एजुकेशनल फैसिलिटीज बताता है, वहां का सोशल एम्पावरमेंट बताता है। ठीक है, इन इंडिया लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन अबव 7 ईयर्स। तो इंडिया के केस में 7 ईयर्स है, याद रखिएगा, who are able to read, write and do arithmetic calculations। याद रखिए कि ये लिटरेसी रेट की बात हो रही है, नॉट अडल्ट लिटरेसी रेट। अडल्ट लिटरेसी रेट जो है आपका आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो इससे डिफरेंट है। वैसे आप यही समझ लो, देखो नॉर्मल लिटरेसी रेट में कितनी एज है, लेट्स से 7 ईयर्स। अडल्ट में क्या होगा, हम अडल्ट की एज ले लेंगे। ठीक है, तो एनीवन हु इज अबव 15 ईयर्स, 15 साल से बड़े लोग जो पढ़ लिख पाते हैं, जो मैथ्स कर पाते हैं, उनको हम लिटरेट कहेंगे। ठीक है, एक और चीज, एक टर्म यूज होता है कई बार लिटरेसी के साथ ही,
एजुकेशन। कई बार ये टर्म्स जो है इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जाते हैं, पर क्या ये सेम है? वेल द आंसर इज नो। लिटरेसी की तो हमने बात कर ली कि कोई भी, लेट्स से इंडिया के केस में जैसे 7 साल से बड़ा है, पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, मैथ्स करना जानता है, तो लिटरेट है। बट एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है। एजुकेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। लिटरेट, ये जो रीडिंग राइटिंग है, ये आपका कहां से होता है? ये पर्टिकुलरली एक इंस्टीट्यूशन से होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ठीक है। कोई घर में बैठ के पढ़ना लिखना तो नहीं सीख सकता ना, उसके लिए उसको स्कूल या कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां से डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। बट एजुकेशन आपकी कहीं भी हो सकती है। एजुकेशन आपकी, आपके फ्रेंड्स अगर आपको वो अच्छी वैल्यूज सिखा रहे हैं तो उन्हें बता दिया। आपकी फैमिली इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि सबसे पहले हमें माँ बाप सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, गंदी बात नहीं करना। जब हम बिल्कुल छोटे थे ना, तो लिटरेसी से पहले हमारी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, और लिटरेसी बहुत कम टाइम पे खत्म हो जाती है, एक डेफिनेट स्पैन ऑफ टाइम में, लेट्स से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, दीज आर थिंग। बट एजुकेशन आपका लाइफ टाइम चलती रहेगी। जब तक आप चीजों को समझेंगे, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, तब तक आप एजुकेट होते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको भी सिर्फ लिटरेट नहीं होना है, लिटरेसी तो एक कंपल्शन है ही, आपको होना है एजुकेटेड, ठीक है। एजुकेशन मतलब समवन हु इज सेंसिटिव, समवन हु हैज वैल्यूज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अब इसमें क्या है कि जो गिवन पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से कितने लोग किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। लेट्स से इतने प्राइमरी में, इतने सेकेंडरी में, इतने टर्शरी में, इतने क्वार्टरनरी में, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। दिस इज द प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। पहली बात तो वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है? जिसकी एज होती है 15 टू 59। अडल्ट की पॉपुलेशन क्या ईयर कौन से होती है? एज ग्रुप कौन सा होता है अडल्ट का? अडल्ट का भी यही होता है, ठीक है। इन वेरियस ऑक्यूपेशंस, तो याद रखिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एक्सेट्रा आर अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज। देखिए कोई भी आप काम करो, एक्टिविटी, कोई भी आपकी एक्टिविटी है, अगर वो इनकम जनरेट कर रही है तभी वो होगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब मैं आपको कहीं सड़क पे मिल गया, ठीक है, आपने मुझसे कोई डाउट पूछ लिया, मैं बताऊंगा ही भाई, मैं तो ये नहीं कहूंगा ना कि क्लास में ही मिलो, नहीं, ऑब्वियसली अ टीचर इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरे लिए? वेल द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट जनरेटिंग इनकम फ्रॉम देयर। But let's say you come to my institution, you come to Unimox and you ask me the same doubt and you get enrolled in our course, जिससे आपको बहुत फायदा है, then वो मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। नाउ तो जिससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो वो एक्टिविटी हो गई आपकी इकोनॉमिक। अब ये है आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हो, उनको एक्सप्लॉइट करते हो, जैसे एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है? क्या आप बिना नेचर को यूज करें, क्या आप बिना लैंड को यूज करें, क्या आप बिना वाटर को यूज करें एग्रीकल्चर कर सकते हो? कुछ उगा सकते हो? आलू उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। तो एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच नेचर इज यूज्ड और एक्सप्लॉइटेड। सेकेंडरी में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो जो आपको प्राइमरी से मिलता है, लेट्स से प्राइमरी से आपने उगाया आलू, तो इस आलू को ऐसे ही नहीं खा सकते ना, उसको हम चिप्स बनाएंगे या किसी ईटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया सेकेंडरी एक्टिविटीज। टर्शरी क्या है कि अब चिप्स बना तो लिया, अब क्या आप सारे चिप्स खुद तक रखोगे? नहीं, आप उसको बेचना चाहोगे, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना चाहोगे, तो वो कैसे जाएगा? अब कबूतर के ऊपर बांध के थोड़ी ना भेजोगे, रहना, उसको प्रॉपर एक मोड से भेजोगे, लेट्स से स्विगी, जोमेटो या फिर आपका जो रिटेल सेलर्स हैं, होलसेल सेलर्स हैं, इनके थ्रू आप पहुंचाओगे। तो ये जो प्रोसेस है जो टर्शरी सेक्टर है वो करता है। आपका ट्रेड, कम्युनिकेशन, सर्विसेज एक्सेट्रा आपकी आती है टर्शरी में।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक सर्विस दे रहा हूं, ये पढ़ाना क्या है, एक सर्विस है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो मैं इसको कौन से सेक्टर में लाऊंगा, ये आ गई मेरी टर्शरी सेक्टर में, ठीक है, टर्शरी एक्टिविटी। लास्ट होती है क्वाटरनरी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज के ऊपर इसके बाद हमारा चैप्टर्स भी है इंडिविजुअल, तो उसमें हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपकी होगी सेकेंडरी एक्टिविटीज में। तो क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो लोग हैं वो ज्यादा किसमें, सेकेंडरी एंड टर्शरी में इन्वॉल्व होते हैं रेदर देन प्राइमरी। तो ये आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में समझना था। ओके, सो दिस इज ऑल बाय एंड लार्ज इन दिस चैप्टर। So this is all by and large in this chapter. I hope कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो आप हमें हमेशा रीच आउट कर सकते हैं। We'll be more than happy to help you. Thank you so much for watching this video. Have a good day.